करेंगे, बात करते हैं भारत के पुस्तकालयों का इतिहास और उसके विकास के बारे में, जो कि ज्ञान की यात्रा रही है। लाइब्रेरी ज्ञान की यात्रा के रूप में ही है, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। प्रमुख उसके योगदानकर्ता कौन है और सरकारी की क्या पहल रही है, इस नोट्स में मैंने बनाया है। तो चलिए बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। ज्ञान की यात्रा और उसका राष्ट्रीय महत्व क्या है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसे राष्ट्रीय समय की जब ज्ञान सिर्फ मोटिवर लोगों तक पहुंचता नहीं था और बहुत दुर्लभ हुआ करता था। भारत में पुस्तकालयों का जो सफर है सिर्फ इमारतों का नहीं, बल्कि ज्ञान के लोकतांत्रिक और उनके विकास, राष्ट्रीय चेतना, ये ऐसे निजी और अनौपचारिक कलेक्शंस एंड राष्ट्र निर्माण, जन सशक्तिकरण में बदल गए थे। ये यात्रा 1700 से स्टार्ट होती है, जो कि शुरुआती यात्रा है। तो चलिए हम बात करते हैं शुरुआती दौर की। ये है शुरुआती दौर, जो निजी संग्रहण से सार्वजनिक विचार और क्या रहे हैं इनके विचार और शुरुआती दौर क्या रहा है। तो 18वीं सदी में भारत में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ किताबों का आगमन तेजी से हुआ। फोर्ट एसटी डेविड लाइब्रेरी, जो कि 1707 एंड फोर्ट एसटी जॉर्ज लाइब्रेरी 1714 जैसे पुस्तकालय बनाए गए। ये मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिक के लिए थे। इनका एस्टेब्लिशमेंट 1707 एंड 1714 में हुआ। इनके जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी और उनके अधिकारी प्रशासक, जिन्होंने अपने मनोरंजन एंड सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन की जरूरतों के लिए इन पुस्तकालयों की स्थापना की। आज इनका करंट स्टेटस क्या है? ये जो मूल संरचनाएं हैं यानी कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स मौजूद में अब नहीं है या बहुत बदल चुकी हैं, लेकिन भारत में पश्चिमी शैली पुस्तकालयों की शुरुआत की प्रेरणा रही थी। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जॉन एंड्रूज सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी। ये 1770 में एक क्रांतिकारी फोर्ट विलियम की शुरुआत रही, क्योंकि ये व्यावसायिक कॉमर्शियल, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी लाइब्रेरी थी जो कि कौन से कॉमर्शियल रूप में थी, तो उसका नाम है जॉन एंड्रूज सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी। ये जो है पुस्तक किराए पे देती थी, यहीं से पढ़ने की संस्कृति बनना स्टार्ट हो गई थी। इनका स्थापना 1770। इनके जो कंट्रीब्यूटर थे यही जॉन एंड्रूज, जिन्होंने एक वाणिज्य मॉडल, कॉमर्शियल मॉडल पर आधारित पुस्तकालय की शुरुआत की। आज इनका करंट स्टेटस क्या है? ये लाइब्रेरी अब मौजूद में नहीं है, लेकिन इससे भारत में सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी और पुस्तक किराए पे लेने के लिए जो ट्रेंड होता है वो स्टार्ट हो गया था। इनका की पॉइंट्स क्या है? सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी ने किताबों को उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाया और किताबें पढ़ने के लिए खरीदी नहीं जाती थी बल्कि किराए पे मिलती थी, और इनका इकोनॉमिक एक्सेस भी पहला प्रयास रहा था। बात करते हैं कोलकाता पुस्तकालय क्रांति का केंद्र, जो कि कोलकाता से ही स्टार्ट हुआ पुस्तकालय में जो क्रांति रही। 18वीं सदी में अंत में कोलकाता ब्रिटिश प्रशासन और शैक्षणिक का जो केंद्र बन गया था। यहाँ कई पहले हुए, जैसे कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में इसकी स्थापना। ये दक्षिण एशिया की पहली प्रोप्राइटरी पब्लिक लाइब्रेरी जहां सदस्यता लेने वाले ही मालिक होते थे, लेकिन इसने गरीब छात्रों और आम नागरिकों को कुछ घंटों के लिए मुफ्त पहुंच दी यानी कि पब्लिक एक्सेस दी, और इसका यहाँ पे नींव रखा गया। इनका जो स्थापना है 1836 में हुआ था। इनके जो कंट्रीब्यूटर्स थे, किस किसने इसको योगदान दिया? किसमें योगदान दिया? प्रोप्राइटरी पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। पहला नाम आता है द्वारकानाथ टैगोर। ये एक प्रमुख बंगाली उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर और समाज सुधारक रहे। ये पुस्तकालयों के स्थापना में फाउंडर भी में से एक थे। अब बात करते हैं दूसरे, पी यानी कि F.P. स्ट्रॉन्ज। इनका जो है ब्रिटिश नागरिक थे और ये इस परियोजनाओं में सक्रिय रूप से एक्टिव थे। अन्य भारतीय यूरोपीय नागरिक जिन्होंने दान यानी कि डोनेशन और सतता के माध्यम से समर्थन किया। आज इनका करंट स्टेटस क्या है? ये 1902 में विलय हो गए और इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज हो गया, जो कि बाद में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रचलित रही, और इसका जो विरासत है नेशनल लाइब्रेरी में निहित है। यहां अब आता है चौथा पॉइंट, एकेडमिक एंड मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, यानी कि एकेडमिक और मुस्लिम संस्थानों का योगदान।
अब इस समय में जो 18वीं सदी चल रही थी, इसमें मुस्लिम संस्थानों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कोलकाता मदरसा, जो कि 1781, और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में। इन संस्थानों ने इस्लामिक और ओरिएंटल अध्ययन के लिए पुस्तकालय खड़े किए, यानी कि स्थापना की। इनकी जो कलकत्ता मदरसा का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1781 में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में हुआ। इनके कंट्रीब्यूटर्स वॉरेन हेस्टिंग, तत्कालीन गवर्नर जनरल, जिन्होंने इस्लामी कानून और साहित्य के अध्ययन के लिए मदरसे की स्थापना की। दूसरा नाम आता है लॉर्ड वेलेस्ली। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासकों को भारतीय भाषाओं और कानूनों से परिचित कराने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी। आज इनका करंट स्टेटस क्या है? ये कलकत्ता मदरसा अब आलिया विश्वविद्यालय यानी कि आलिया यूनिवर्सिटी के रूप में मौजूद है, और इसकी लाइब्रेरी अभी भी प्राच्य यानी कि ओरिएंटेड, मान्य की मतलब बहुत ही अच्छे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1854 में बंद हो गया, लेकिन इसके कुछ संग्रह कलेक्शन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सोसाइटी की, जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। इसका जो स्थापना हुआ 1784 में हुआ, और भारतीय ज्ञान परंपरा के एकेडमिक अध्ययन हेतु ही इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब हुआ? 1784 में हुआ। इसके कंट्रीब्यूटर कौन थे? इसका कंट्रीब्यूटर थे सर विलियम्स जोन्स, एक ओरिएंटलिस्ट और भाषा यानी कि लैंग्विस्टिक, जिन्होंने एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की? एशियाटिक सोसाइटी की। किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। कब की? 1784 में की। इसकी लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, मुंबई एंड नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी है। क्या है? नेशनल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, जो कि मुंबई है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको केंद्र सरकार से अनुदान यानी कि कुछ ना कुछ फंड मिलता रहता है। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, जो कि नेशनल लाइब्रेरी की नींव रखने वाले थे। 20वीं सदी में हम पहुंच गए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में पुस्तकालयों को एक राष्ट्रीय पहचान मिलनी शुरू हो चुकी थी। तो बात करते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी, जो कि 1891 में इसका गठन किया गया, और सरकारी लाइब्रेरीज को जोड़कर हुआ। कौन कौन सी लाइब्रेरी को जोड़ जोड़ कर हुआ भाई साहब? ब्रिटिश राज प्रशासन एंड विभिन्न विभागों की लाइब्रेरीज को मिलाकर इनका गठन किया गया इंपीरियल लाइब्रेरी का। 1902 में इसका विलय हो गया, यानी कि विलय होने के लिए एक मर्जर एक्ट बना 1902 में, और ये किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन, यानी कि तात्कालिक वायसराय थे, और इनके लीडरशिप में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण हुआ, और उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी में विलय कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं फिर 30 जनवरी 1903 को इनका उद्घाटन कराया गया। लॉर्ड कर्जन जो थे, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट को लागू करने में था। ठीक है, और जॉन मैकफॉर्लेन इन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, तो जवाब क्या होगा? जॉन मैकफॉर्लेन। ठीक है, और उन्होंने पुस्तकालय को व्यवस्थित आधुनिक बनाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, बहुत बड़ा योगदान था। अब बात करते हैं 1953 में इसका जो नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, लेकिन जब नाम चेंज किया गया कब? 1953 में, और 1 फरवरी 1953 को इसको सारे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो आप बोलोगे 1953 में, लेकिन 1 फरवरी 1953 को इसको जनता के लिए खोल दिया गया। तीसरा नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, जिन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करने और इसे सार्वजनिक रूप से खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, BS केसवल,
ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन रहे। ठीक है, उन्होंने पुस्तकालय के आधुनिक विकास, मॉडर्न डेवलपमेंट और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका ये भारत के सबसे बड़े पुस्तकालय में से एक है। ये राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और एक अस्थायी परमानेंट रिपोजिटरी है जो कि रेफरेंस सुविधा भी प्रदान करते हैं। स्वतंत्र भारत और पुस्तकालय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो महाराजा, उस इंसान की बात करते हैं जिसने स्वतंत्रता मूवमेंट एक चलाई, पुस्तकालय आंदोलन चलाया, जिसका नाम है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। भारत के पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंडियाज पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट। कंट्रीब्यूटर 1906 से बड़ोदरा सिस्टम की शुरुआत हुई। हर गांव में, हर कस्बे में पुस्तकालय कल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज एंड टाउन। उन्होंने अपने राज्य बड़ोदरा में मुफ्त एंड अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के तहत सबको एक लाइब्रेरी नेटवर्क से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा राज्य में दूरदर्शी विजनरी, जिन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालयों के महत्व को साझा और बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधार किए। अब बात करते हैं विलियम एलेंसन बॉर्डन की। विलियम एलेंसन बॉर्डन ये एक अमेरिकी लाइब्रेरियन थे जिन्हें महाराजा गायकवाड़ ने बड़ोदरा प्रणाली स्थापित करने के लिए मदद के लिए बुलाया था। किसको बुलाया था? विलियम एलेंसन बॉर्डन ने। किसने बुलाया था? महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने। इनका क्या था? ये फ्रीडम लाइब्रेरी के फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता में बहुत बड़ा मूवमेंट निभाया। 1906 की बात है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनका सबसे बड़ा योगदान भारत के लाइब्रेरी सिस्टम में रहा है, जिसको फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, जिसका नाम है एस.आर. रंगनाथन। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक। प्रमुख योगदान, इनके महत्व की कंट्रीब्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस चीज क्या क्या है? पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियम, जिसका ये जो बुक्स इन्होंने प्रकाशित किया वो किया 1931 में। अब ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो चुका है। अब उन्होंने जो 5 नियम दिया है वो एक है, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं, यानी कि बुक्स आर फॉर यूज। हर पाठक उसको उसकी पुस्तक यानी कि एवरी रीडर हिज बुक्स। दूसरा, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स एंड अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है कॉलर क्लासिफिकेशन। इनका प्रकाशन 1933 में हुआ। ये एक विशेषणात्मक संश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिको साइंथेटिक वर्गीकरण प्रणाली, जिसे रंगनाथन ने विकसित किया। ये दुनिया की पहली फैक्टेड क्लासिफिकेशन प्रणाली है। ठीक है, इस पे एमसीक्यूज भी तैयार करूंगा, बहुत जल्द लेके आऊंगा। और एक नाम आता है प्रोग्लेमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ये प्रकाशन कब हुआ? 1937 में। और इनकी जो वर्गीकरण के सिद्धांत है, थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, रंगनाथन की मौलिक फंडामेंटल पुस्तक है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव की। ये भी एक प्रकाशन बुक्स है जो कि 1935 में हुआ। पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत और वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। उन्होंने भारत के लिए मसौदा पुस्तकालय विधेयक यानी कि ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल्स का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें से कई राज्यों के पुस्तकालय कानूनों का आधार बनी। भारतीय पुस्तकालय संघ स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पहले सचिव थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की स्थापना की। आज जो है उनके सिद्धांत बहुत बड़े, जो पुस्तकालय संस्थान है और जो करिकुलम है, लाइब्रेरी ऑपरेशंस यानी कि लाइब्रेरी सिलेबस भी है, उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं और पुस्तकालय विकास में डेवलपमेंट का भी निर्देश दे रही हैं और साथ साथ बहुत सारा जो मदद मिल रहा है इनसे। कुछ कानूनी योगदान भी रहे, जैसे कि कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। यह स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था। कौन सा? कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1945। ठीक है, इस अधिनियम ने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, रख रखाव, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क प्रदान किया। इसने अन्य भारतीय राज्यों को भी अपने स्वयं पुस्तकालयों कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। एंड बात करते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट की। ये ब्रिटिश उपनिवेशिक काल, ब्रिटिश कॉलोनियल इरा का एक केंद्रीय कानून है।
इसके तहत भारत में प्रकाशित होने वाले हर पुस्तक या समाचार की एक प्रति कॉपी सरकार को जमा करने अनिवार्य है। ठीक है, ये कब, इसका स्थापना कब हुआ था? 1867 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स की बात करते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की, पुस्तकों की डिलीवरी अधिनियम 1954। ये स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा पारित यह अधिनियम प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण, जो कि 1867 का एक सप्लीमेंट है, यह विशेष रूप से भारत में प्रकाशित होने वाली हर पुस्तक की प्रति को, यानी कि हर पुस्तक की कॉपी को 4 नामित नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी में जमा कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्पादन, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर आउटपुट बनाना है, उससे संरक्षित करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये एक्सेसिबल रह सके। अब भारत की 4 नेशनल डिपोजिटरी की बात करते हैं। एक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, दूसरा जो स्थापना इसकी हुई थी 1836 में हुई थी, इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में इसका नाम बदल दिया गया, 1953 में इसको सार्वजनिक कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन इंपीरियल लाइब्रेरी के इमर्जर रहे, यानी कि इन्होंने नेशनल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करवाया। जॉन मैकफार्लेन पहले लाइब्रेरियन, फर्स्ट लाइब्रेरियन। मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल लाइब्रेरियन का उद्घाटन करने वाले थे। BS काइसमैन भारतीय लाइब्रेरियन रहे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी लाइब्रेरियन कौन है, तो मैकफार्लेन, और भारतीय लाइब्रेरियन कौन है, BS केसवान। ठीक है, सबसे बड़ा पुस्तकालय लेगेसी है ये। और बात करते हैं आप कैनबेरा पब्लिक लाइब्रेरी की। ये 5 दिसंबर 1890 में इसका स्थापना हुआ। इसके जो कंट्रीब्यूटर थे लॉर्ड कैनबेरा थे। ठीक है, और तत्कालीन मद्रास के गवर्नर रहे, जिनका नाम इसके नाम से ही रखा गया। आज जो है तमिलनाडु की राज्य केंद्र सरकार लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध है और भारत की 4 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र UNA के प्रकाशनों के लिए भी डिपोजिटरी है और अनुसंधान रिसर्च के लिए सार्वजनिक पहुंच और पब्लिक एक्सेस के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। बात करते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 27 अक्टूबर 1951 में हुआ था, यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका उद्घाटन किया। यूनेस्को ने इसका एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में स्थापित करने में मदद की थी। ठीक है, और ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे व्यस्त और सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालियों में से एक है। इसका एक विशाल नेटवर्क है जिसमें केंद्र पुस्तकालय, सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांचेज हैं और मोबाइल लाइब्रेरी सेवाएं भी हैं, और ब्रेली लाइब्रेरी है। तिहाड़ जेल में कैदियों के प्रिजनर्स के लिए जेल लाइब्रेरी खुली हुई है। एक समाज के सभी वर्गों के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, जो कि मुंबई में है। इसका स्थापना 26 नवंबर 1804 में हुआ था। इनके जो मुख्य योगदानकर्ता थे वो थे सर जॉन्स मैकिन्टोन्स, जिन्होंने बॉम्बे की लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की स्कॉलर्स और औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का एक हिस्सा है जो कि एशियाई अध्ययनों पर केंद्रित है। यह भारत की 4 नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी में से एक है और इसमें दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियां, ग्रंथ संजीवनी जैसी डिजिटलीकरण चल रही हैं। बिहार में पुस्तकालय का विशेष संदर्भ, जैसे कि हम लोग बिहार लाइब्रेरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की लाइब्रेरी के जानना एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं बिहार में जो लाइब्रेरी है उसका पहला नाम खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श खान जो कि तत्कालीन पटना के बार के वकील रहे, जिन्होंने अपने पिता मोहम्मद बख्श के एकत्र किए गए 1400 पांडुलिपियों को संग्रहण करने में उसके साथ साथ उसकी स्थापना की। बात 1969 में इस संसद के एक अधिनियम जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया। ठीक है, यह भारत की सबसे प्रतिष्ठित ओरिएंटल लाइब्रेरी में से एक है। इसमें अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की भाषाओं का लगभग 21,000 दुर्लभ पांडुलिपियां और 2.5 लाख से अधिक मुद्रित पुस्तकें हैं। यह एक महत्वपूर्ण शोध
केंद्र रिसर्च सेंटर है जो कि पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटीकरण पर केंद्रित करता है। बिहार राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, वो तो आपका ये था कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी थी। अब राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की बात करते हैं जो कि पटना में है, और ये सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर इसका नाम रखा गया है, बिहार राज्य केंद्रीय पुस्तकालय सिन्हा लाइब्रेरी। ठीक है, यह बिहार की सबसे बड़ी सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है और राज्य पुस्तकालय नेटवर्क का केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध हैं। इसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार देख रही है। निष्कर्ष क्या निकलता है? अब कंक्लूजन पे आते हैं, नॉलेज एक्सेस के एंड फ्यूचर डायरेक्शन क्या होना चाहिए। भारत में पुस्तकालयों का सफर एक अनूठी एंड प्रेरणादायक है। 18वीं सदी के अनौपचारिक संग्रहों से लेकर के आज के विशाल राष्ट्रीय और डिजिटली ज्ञान केंद्र यानी कि डिजिटल नॉलेज हब तक कोलकाता एक विकास के केंद्र में रहा है, जिसने पहले आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय और नेशनल लाइब्रेरी को जन्म दिया। आज पुस्तकालय सिर्फ किताबों के भंडार के लिए नहीं है, बल्कि जीवंत सामुदायिक केंद्र यानी कि वाइब्रेंट कम्युनिटी सेंटर और डिजिटल ज्ञान का हब बन रहे हैं। भविष्य की पहले क्या क्या है, आज हम बात करते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की, जो कि एक स्वयं प्रमुख राष्ट्रीय योजना जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिक को एक सिंगल विंडो डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है। इसको गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है। एक बात करते हैं ग्रंथ संजीवनी की। ये क्या है? एक एशियाटिक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की जो डिपोजिटरी है उसका एक डिजिटीकरण परियोजना है, यानी कि डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट है। अगर कोई पूछेगा कि भाई ये ग्रंथ संजीवनी क्या है, तो आप बोलोगे एशियाटिक सोसाइटी जो कि मुंबई में है उसका एक डिजिटल प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है। इसका जो लाइब्रेरी में मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, एक्सेसिबल हैं, उनको एक डिजिटल एक्सेस बनाना है। और दूसरा नाम है डाउन द मेमोरी लेन, या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण डिजिटलीकरण का पहल है। इस परियोजना का लक्ष्य नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के विशाल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संग्रह को डिजिटल प्रारूप देना है, जो भारत के इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालती है। सरकारी योजना जो संबंधित है पुस्तकालय और गवर्नमेंट इंडिया से। अब बात करते हैं उस परियोजना की जिसका नाम है आदर्श ग्राम योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका काम क्या है? ये ग्रामीण विकास, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन से जुड़ी योजनाओं जिसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देख रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिक्स की जो आपको याद कराने में मदद करेगा। जैसे रंगनाथन सर के जो हैं 5 बुक्स हैं जिसका नाम है बीसा। बीसा से क्या? बुक्स आर फॉर यूज पहला आता है, और ई से फिर आएगा आपका एवरी बुक्स इज बुक्स, फिर दूसरे ई से आएगा एवरी बुक्स इट्स रीडर, फिर तीसरा एस आएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एंड ए से आएगा अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स। इसका नाम बीसा, इससे आपको याद रहेगा। दूसरा है भारत की 4 नेशनल डिपोजिटरी जिसका हमने न्यूमेरिक्स रखा है एनसीडीए, मतलब नाउ कम दिल्ली एज, ठीक है, नाउ कम दिल्ली एज, मतलब नाउ का मतलब एन यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, दूसरा कैनबरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि चेन्नई में है, दूसरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डीपीएल, एंड दूसरा है एज जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। एन से हो गया नाउ, सी से हो गया कम, और डी से हो गया दिल्ली, और ए से हो गया एज, ठीक है। न्यूमेरिक्स मैंने पूरा याद रखने के लिए बनाया। और जॉन एंड्रयूज सर्कुलेटिंग, जॉन एंड्रयूज सर्कुलेटिंग का बनाया है 770 जॉन एंड्रयूज की लाइब्रेरी, यानी कि ये जो 77 शब्द है आपको और एंड जीरो जो है लाइब्रेरी के राइमिंग करता है, और जीरो से आपको जेड से जीरो जेड से जो एंड्रयूज भी हो सकता है, मतलब एंड्रयूज जैसे हो रहा है। खुदा बख्श लाइब्रेरी के लिए बनाया है 1891 खुदा ने दी नेक, 1891 खुदा ने दी नेक, यानी कि 1891 में इसका खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आशा करता हूँ कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव व्यू से, और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊँगा जो एमसीक्यू हम इस पे डिटेल से विश्लेषण करेंगे। और
बस यही है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए।